नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। ये कहानी है मैं शादी के 2 महीने बाद ही माँ कैसे बन गई। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। वो बोली, डिलीवरी का वक्त आ गया है, मरीज को डिलीवरी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरे पति अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर वो मेरा हाथ थामकर बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उस बच्चे से हरगिज प्यार नहीं करती थी और असल में मुझे हैरानी होती थी जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती और रोती जाती थी। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ी अपने मुरझाए हुए चेहरे को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की हल्की काली लकीर बन चुकी थी। सर के बाल भी सफेद होने लगे थे और रंग ऐसा हो गया था कि देखकर ही परेशान हो जाती थी। मैं काफी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं पहचानी नहीं जाती थी। नरम नाजुक चेहरा, सितारों की तरह रोशन आंखें। अब मैं हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी माँ मुंह से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अंदर ही अंदर मेरे लिए परेशान रहती थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब भाभी की आवाज आई। वो बोली, रिया आ जाओ, चाय बन गई है, सबके साथ बैठते हैं। मैं उनके साथ भी चल पड़ी। भाभी तेज तेज चलती थी, जबकि मैं लंगड़ा कर चलती थी। वो आगे निकल गईं तो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते हुए बोली, जब से तुम्हारा भतीजा 2 साल का हुआ है, मुझे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत सी पड़ चुकी है। आ जाओ मेरे साथ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं साथ चलते हुए बोली, रिया तुम मुझसे 6 महीने ही छोटी हो ना। उसने इस बात पे सर हिला दिया। तो मैं बोली, तुम्हारी शादी तो 5 साल पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुम बहुत हसीन हो। देखो, मैं आज तक अपने माँ बाप पर बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूँ और मोटी भी। नेहा एकदम परेशान हो गई और बोली, चुप करो, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान सब अच्छा करेगा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही पति ढूंढेगा। मैं चुप हो गई थी। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ रही थी कि मेरी भाभी भागती हुई कमरे में आई और बोली, रिया जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखती ही रह गई। मैं बोली, नेहा मेरे लिए रिश्ता? वो कैसे? भाभी हंसने लगी और बोली, माँ जी ने रिश्ता लेकर आने वाले आंटी से बात की थी, वो लेकर आई हैं। मैं बोली, नेहा क्या फायदा तैयार होने का, जब लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करने वाले हैं। वो बोली,
ना उम्मीदी वाली बात मत करो, तुम पिटोगी मुझसे। देखो, सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की और अब रिश्ता आ गया है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो तुम्हें पसंद भी कर लेंगे। हो सकता है हमारी ये प्रार्थना भी सफल हो जाए। मैं तैयार होकर बाहर आ गई तो एक लड़का और एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैं तिरछी नज़र से उस लड़के की तरफ देख रही थी। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं भगवान से सच्ची दुआ कर रही थी कि ये लोग मुझे पसंद कर लें। तभी आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगूठी पहना के जाते हैं। तभी मैंने नज़र उठा के उस लड़के की तरफ देखा था। वो भी मुझे ही देखे जा रहा था। माँ बोली, अगर ये बात मेरे हाथों में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे दी होती, मगर आप तो जानती हैं ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। रिया के पिताजी जब ऑफिस से वापस आ जाएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर दूंगी। वो चले गए, मगर मेरा दिल अभी तक धड़क रहा था। फिर ये हुआ कि मेरे सारे फैसले भगवान ने अपने हाथ में ले लिए। दोनों तरफ से हाँ हो गई थी और सिर्फ 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। और मैंने अपने घर वालों से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में यही डर था कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे। मेरे घर वालों ने भी मेरी इस बात को मान लिया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। घर वालों ने केवल शादी के जोड़े में मुझे विदा किया था और मैं विवेक की दुल्हन बन चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही विवेक कमरे में आ गया था। वो भी खुश लग रहा था। मुझे उसने मुंह दिखाई रस्म पर अंगूठी पहना दी और बोला, रिया, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। जबकि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता था कि वो एक मोटी सी बेरौनक लड़की को पाकर खुश हो गया। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी थी। आप मुझे ये बात बताएं कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की। वो मेरे सवाल पर हंस दिए थे। वो बोले, जाहिर सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने शादी कर ली। मैं सवाल पे ही सवाल निकाल रही थी ताकि विवेक का जवाब सुनकर मेरे मुरझाए हुए दिल को सुकून मिल जाए। मैं बोली, मुझ में क्या पसंद आया था आपको? वो बोले, तुम्हारी सादगी। तुम जैसी हो वैसी ही हमारे सामने आ गई थी। तुमने खुद को मेकअप के पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत समय शुरू हो गया था। मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता था, जबकि मेरी सास तो मेरे अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। मैं उनके साथ बिल्कुल भी जचती नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दूं, मगर मेरी सास ने साफ मना कर दिया और बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई ना तो विवेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। खैर, हर शाम मेरी सास विवेक के आने से पहले मुझे कुछ न कुछ मीठा
जरूर खिलाती थी, जिसे मैं उनकी मोहब्बत समझकर खा लिया करती थी। आज मेरी सास ने मुझे केक खिलाया था, जिसे खाते ही मेरे पेट में जोरों से दर्द शुरू हो चुका था। अब तो हर रोज ऐसा ही होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। जब विवेक घर आते तब तक मैं दर्द से परेशान हो जाती थी और फिर वह सारी रात मेरे लिए जागते रहते थे। यूं हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा खाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था कि शायद वो मेरे और विवेक के प्यार से जलने लगी हैं और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। आज शाम मेरी सास मेरे लिए कस्टर्ड बना कर लाई तो मैं बोली, माँ जी मैं इसे अपने कमरे में जाकर खा लूँगी। वो कहने लगी, नहीं मेरे सामने ही खाओ। मैंने बहाने से कहा, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वो बोली, ठीक हो जाओगी तब खा लेना। मेरी सास मुस्कुरा दी थी। मैंने अपने कमरे में आकर कस्टर्ड को खाने के बजाय छुपाकर रख दिया। मुझे लगा कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाजा गलत निकला। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगा। मैं दर्द से कराकर लगी कि मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली, क्या बात है बेटी? मैं रोते हुए बोली, विवेक को बुला लो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तब तक विवेक भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी और जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोली, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, पेशेंट को डिलीवरी वार्ड में लेकर चलो। मैं हक्की बक्की हो गई और उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई। मैं चिल्लाई और बोली, यह नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो सिर्फ अभी 2 महीने ही हुए हैं। मुझे लगा था कि मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैं गुस्से से बोली, सचिन मुझे इस अस्पताल से ले चलो, मुझे नहीं करवाना है इलाज, ये डॉक्टर पागल है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन मेरा दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी थी। सचिन ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोला, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का वक्त शुरू हो गया। 2 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मेरा है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और गम में बेबस हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं विवेक का सामना कैसे करूंगी। वो शायद अब मुझे तलाक दे देगा। बिरादरी में मेरी कितनी बेइज्जती होगी, यही बातें सोचकर मैं रोने लगी। थोड़ी देर हुई थी कि विवेक और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू, बेटा हुआ है, ये तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया। मैं बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। विवेक बोला, क्या बात है रिया, तुम्हें किस बात का शक हो रहा है? तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म मत करो। हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और विवेक को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे घर वालों को इस बच्चे की पैदाइश के बारे में कुछ भी ना बताएं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को
पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया। विवेक अब भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास मेरे बच्चों को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखने का दिल भी नहीं करता था। विवेक ने ही उसका नाम जय रखा था। मैंने एक बात को गौर किया था, जब से हमारे घर में जय पैदा हुआ था, मेरा पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपने माँ के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। जब भी जय रोता तो मेरी सास उससे मेरे पास लाती थी और कहती, बेटी उसको चुप कराओ, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती थी और फिर कहती, नहीं, मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत खराब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो मुझे कुछ भी ना कहती। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब विवेक ऑफिस से लौटे तो मेरी सास के बोलने की आवाज़ आने लगी। वह बहुत ऊंचा बोल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में है। वो बोली, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी विवेक की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वो सब ना करती जो आपने किया तो यकीनन हालात इससे अलग ही होते। मेरी सास चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद विवेक कमरे में गए तो मैं थोड़ी डर के बैठ गई। मुझे लगा कि वो मेरे साथ लड़ाई करेगा, मगर वो मुस्कुराकर बोला, रिया, इस गुलाबी रंग के सूट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। मेरी जिंदगी विवेक के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा था मेरी सास मुझे जो हर शाम मीठा खिलाया करती थी, कहीं उसी की वजह से मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई थी। क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था, मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया था। विवेक ने जय के लिए आया का इंतजाम कर लिया था। अब ज़्यादातर जय को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी थी तो आया बोली, मैम साहब, आपकी सास पागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी और रोती चली जा रही थी और बार बार आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे सास पर होने वाला शक और भी बढ़ता जा रहा था कि हो ना हो उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मैंने 2 महीने में ही बच्चे को जन्म दिया था। अब मैंने आया से बोल दिया कि तुम अब मेरी सास पर नज़र रखो। वो दिन भर जो कुछ भी करती हैं, मुझे एक एक बात आकर बताना। वो मुस्कुराकर बोली, जी मैम साहब, मैं तो आपकी वफादार हूँ। अब मेरे दिल का थोड़ा सुकून मिल गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये काम वाली औरतें बहुत अच्छे जासूस हुआ करती हैं। विवेक स्टडी रूम में थे। वो अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वहीं लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो वहीं बैठकर अपने पति से कुछ बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, विवेक हड़बड़ा गए और उनके हाथ से छूटकर कुछ फ़ोटो ज़मीन पर बिखर गईं। मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में सचिन मुस्कुराता हुआ खड़ा था
और साथ में कोई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने विवेक के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, विवेक ने वो फोटो उठा ली। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था, और ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। विवेक जल्दी से उठा और बोला, मेरे साथ बैठो, मगर मैं सर पकड़कर रह गई थी क्योंकि मेरा दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस लौटकर आ गई और अपने कमरे में आकर लेट गई। मैं बेहद परेशान थी और रोते हुए कब सो गई मुझे मालूम नहीं पड़ा। नींद में मैंने बहुत बुरे सपने देखे। हर सपने में मैंने यही देखा कि विवेक मुझसे दूर जा रहा था। मैं विवेक की आवाज़ सुनकर ही उठी और हड़बड़ा कर बैठ गई। सचिन बड़ा परेशान लग रहा था। विवेक बोला, क्या बात है रिया, तुम नींद में बार बार रो क्यों रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसलिए कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। विवेक बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। विवेक कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी के जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर विवेक के पीछे ही चल पड़ी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुनकर रुक गए। माँ जी विवेक के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में विवेक ने बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है उससे। माँ, मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ उससे। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। ये बात हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या विवेक ने दूसरी शादी कर ली? मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौटकर कमरे में आ गई। कमरे में विवेक वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया। वो बोला, रिया, जब मैं कमरे से गया था तब तक तुम संभल चुकी थी और अब फिर से तुम्हारा चेहरा मायूस लग रहा है। मुझे बताओ, हुआ क्या है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि विवेक आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही। मैंने विवेक से नींद की गोली मांगी। वो बोली, अगर मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। विवेक ने कुछ भी कहे बिना मुझे गोली थमा दी। उन्हें खाकर न जाने मैं कितने घंटे सोती रही। सुबह जब मेरी आंख खुली तो विवेक ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आई। अभी तक मेरा दिमाग फटा जा रहा था। तभी मेरी नज़र मेरी सास के मोबाइल पर पड़ी। वो सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने वो मोबाइल उठाया और विवेक की स्टडी रूम में आ गई। मैंने सचिन के नंबर पर मैसेज किया, रिया का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतनी देर में विवेक की कॉल आ गई। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर थर कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर इतनी देर में फ़ोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन से विवेक की गुस्से वाली आवाज़ बाहर आ रही थी, माँ, आप रिया की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपने पसंद की शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, रिया को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैंने रिया से मोहब्बत करके शादी की थी।
जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी के साथ शादी करूं, लेकिन मैं राजी नहीं हुआ और आप भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे रिया के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। जब मैं दुल्हन बनाकर उसे घर ले आया तो आपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की। हम दोनों में गलतफहमियां पैदा की और जब इन सब से भी आप हमें अलग ना कर पाई तो आपने रिया का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बना गया। एक जिंदा इंसान की जान लेने के लिए तुम बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है। रिंकी उस उदास में बुरी तरह से जख्मी हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान थे कि मरीज बच कैसे गई, मगर वो कोमा में चली गई थी। माँ, और जब आपको मालूम पड़ा था कि वो माँ बनने वाली है तो पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना, मैंने भी कई महीनों तक आपसे बात नहीं की थी। रिया बच्चे की वजह से जल्दी ठीक हो गई थी। वो कोमा से तो बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वो यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। माँ, आप भी जानती हैं कि 6 महीने बाद जब रिया की भाभी की कॉल आई थी कि आप रिया को फिर से शादी करके ले जाएं क्योंकि उसे लगता है मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रिंकी शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने उसकी दवाई की जिम्मेदारी उठाई थी और उसे मिठाई में दवाई डालकर देती थी। अब आप भी फिर से लोगों की बातों में आ गई हैं कि मैंने दूसरी बार भी रिया से शादी क्यों की, जबकि आप ये भी जानती हैं कि ये शादी सिर्फ रिया को दिखाने के लिए की थी। वो तो अभी तक इसी सदमे में है कि शादी के 2 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया। इसलिए उसने खुद को अपने सगे भाई से दूर रखा हुआ है। सचिन जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे ये उसके तमाम बातें सुनकर झटके महसूस होने लगे थे। मैं लड़खड़ाकर पीछे जाकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे अब सारी बातें याद आ चुकी थीं। सब कुछ याद आ गया था। मैं विवेक से बोली, मेरा जय कहाँ है? विवेक मुस्कुरा दिया। मैंने पहली बार अपनी औलाद को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। हालांकि बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। खैर, मैंने यह सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया था कि क्या पता ऊपर वाला भी मुझे माफ़ कर दे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।